Hello students, welcome Sunrise online classes. Now dear students, आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इनकॉर्पोरेशन। ये जो स्टेज है ये कंपनी के फॉर्मेशन की सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हमने क्या पढ़ी थी? प्रमोशन, ठीक है ना। वो और ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें थी। प्रमोशन के अंदर हमने बहुत सारी स्टेज देखी थी, ठीक है। उसको एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं ताकि उसी का कंटिन्यूशन बन जाएगा। ये हमारी प्रमोशन की स्टेज थी जिसके अंदर हम बिज़नेस को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी फैसिलिटी देखते थे, उसका नियम अप्रूवल करते थे, फिक्सिंग करते थे, अपॉइंटमेंट करते थे, और लास्ट में हम जो क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जैसे ही ये स्टेज कंप्लीट हो जाती थी, किसके अंदर? प्रमोशन के अंदर, ओके। जैसे ये स्टेज कंप्लीट होती है उसके बाद जो हमारी स्टेज शुरू होती है वो है इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन का मेन मीनिंग क्या है? इट मीन्स कंपनी को एक ऑथेंटिक नंबर मिल जाना, ठीक है ना। उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलने के लिए कि आप अब कंपनी को रजिस्टर्ड करवा देना एक तरीके से, वो स्टेज क्या कहलाती है? इनकॉर्पोरेशन। अब ये इनकॉर्पोरेशन का काम कौन करेगा? आरओसी ही करेगा। तो इस इनकॉर्पोरेशन के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप हम क्या करेंगे? फिलिंग अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जो भी हमने प्रिपेयर करे थे, ठीक है, उसके रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट फिल करेंगे। पेमेंट ऑफ फीस, कुछ उससे रिलेटेड हमारी फीस लगती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ आरओसी, फिर हम आरओसी के पास जाएंगे और वो हमें क्या देगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिल्कुल लीगली रूप से आप कंपनी को रन कर सकते हैं, अपनी कंपनी को चला सकते हैं, ओके। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज द सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अभी डिस्कस किया था हमने ये। फिर है इनकॉर्पोरेशन रेफर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो कौन से एक्ट में होती है? 1956। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और कितनी बार? 1956 की जगह हमने 2013 पढ़ा है। ये इसका जस्ट अपग्रेड एक्ट है। बेसिक एक्ट 1956 था और बाद में उसको रेटिफाई करके 2013 कर दिया गया है, ओके। बट जो इनकॉर्पोरेट होती है वो हम उसी के लिए लिखते हैं 1956। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप्स, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार। हमने प्रमोशन के अंदर रजिस्ट्रार को नाम अप्रूवल करवा दिया था। अगर वो नाम अप्रूव हो जाता है तो अब हम उसके आगे की स्टेप्स क्या करते हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम भेजेंगे MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, ओके। ये दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और डिटेल में थोड़ा और हम इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे बाद में। बाकी MOA और AOA के बारे में मैं शॉर्ट में बता चुकी हूँ। फिर है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, ओके। ये चीज़ भी डिस्कस हो चुकी थी। अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन विथ देयर नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे जिनके अंदर हमारी कंपनी के डायरेक्टर कौन है, साथ में उनके नेम, एड्रेस, एज, उन सभी के बारे में डिटेल भी लिखी होगी, ओके। द रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर टू द एक्ट एज ए डायरेक्टर। उन लोगों से कंसेंट लेटर लिया जाएगा कि अब आप इस कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे, ओके। साथ में उनको एक चीज़ और कही जाती है कि आपको निश्चित इतने % शेयर तो खरीदने ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर करते हैं कि हमारा जो मेन एड्रेस है ऑफिस का, रजिस्टर्ड एड्रेस, उसका भी हमें डिक्लेयर करना होगा,
नेक्स्ट, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन कौन देता है? हमारे जो लीगल अथॉरिटी होंगे, जैसे कि सीए, लॉयर्स, ओके, जिनको हमने अपॉइंट किया है, वो डिक्लेरेशन करते हैं कि इसके अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ की गई हैं वो सही है और हमारे ध्यान में की गई हैं, ठीक है ना। एक डिक्लेरेशन किया जाता है और वो कौन करता है? सीए करेगा या लीगल जो भी हमारे अथॉरिटी पर्सन होंगे, बैंकर्स हुए, लॉयर हुए, वो सब इस चीज़ के ऊपर साइन करके देते हैं। जैसे ही हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, पेमेंट ऑफ फीस। अब यहाँ पर क्या होगा? आरओसी कोई काम फ्री में तो करेगी नहीं, है ना, तो उसके लिए क्या करती है? कोई पर्टिकुलर फीस लगती ही है, ठीक है। अलॉन्ग विथ फिलिंग ऑफ द अबाउ डॉक्यूमेंट, द प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो हैव टू बी डिपॉजिट। हम जैसे ही डॉक्यूमेंट फिल कर देते हैं तो वहाँ से हमारे पास एक प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है, वो हमें आरओसी में जमा करानी होती है। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये जो फ़ी का अमाउंट होता है वो हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। जितनी ज़्यादा आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी उतना ही अमाउंट बड़ा होगा। यहाँ पर जितनी भी फीस है वो पहले से ही कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड की जा चुकी है। ऐसा नहीं कि मनमर्जी से ली जाती है। कंपनी एक्ट के अंदर पहले डिक्लेयर कर दिया गया है कि इतनी ऑथोराइज्ड कैपिटल पर इतनी फ़ी लगेगी, इतनी पर इतनी लगेगी, है ना। अब जैसे ही आपने फीस कर दी है तो अब क्या हो जाएगा? आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। द रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिट एंड ही ऑल्सो चेक द रिसिप्ट ऑफ फी डिपॉजिट, है ना। रजिस्ट्रार क्या करता है? जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, फ़ी की रिसिप्ट जमा करा दी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया विद द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिट, देन द रजिस्ट्रार एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। ठीक है, तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है वो रजिस्टर में कंपनी की एंट्री कर देता है। आरओसी के पास क्या होता है? एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर वो हर एक कंपनी का नाम रिकॉर्ड करता है। वहाँ पर वो चेक करता है कि इस नाम की कोई और कंपनी तो नहीं है, या ये कंपनी किसी गवर्नमेंट से मेल खाती तो नहीं है, या किसी और कंपनी के मिलते जुलते नाम से तो नहीं है। ओके, और साथ में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन करता है। अगर उसको आपके ऑथेंटिकेशन में कोई कमी लगती है तो वो वापस डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देता है और रजिस्टर नहीं करता। अब उसकी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? जैसे आपने एमओए जमा कराया पर उसमें जितने डायरेक्टर नाम लिखे थे, ठीक है ना, जैसे आपने 7 डायरेक्टर के नाम लिखे हैं बट साइन तो केवल 5 के ही हैं, 2 के साइन है ही नहीं, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। ऑफिशियल एड्रेस आपका सही नहीं दिया गया है तो भी रिटर्न कर देगा, वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा। वो कहेगा आपसे कि पहले आप डॉक्यूमेंट सारे जमा कराओ, उसके बाद ही मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा, है ना। तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई करता है, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन कर देता है। अब जैसे ही आपका ये सब वेरीफाई हो गया तो लास्ट स्टेप हमारी क्या आ जाएगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक तरीके से जब ये आ गया तो समझ लीजिए अब आपकी कंपनी आप लीगली रूप से रन कर सकते हैं। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। From this date onward, the company is considered as a separate legal entity. जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कंपनी की एक लीगल सेपरेट एंटिटी बन जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका अकाउंट्स में भी टॉपिक आया होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या है? कंपनी का अपना खुद की लीगल एंटिटी है ना। अब कंपनी अपने खुद के नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी भी असेट्स को खरीद सकती है, बेच सकती है, पर ये कब होता है? जब उसको सेपरेट लीगल एंटिटी
मिल जाती है। और ये कब मिलती है? जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। हम ये सर्टिफिकेट लेते क्यों हैं? क्या इसके बिना हम कंपनी रन नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। ठीक है, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप पॉइंट्स में आप इजी याद कर सकें। अब बेनिफिट क्या है, इससे हमें क्या इफेक्ट मिलेगा? द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ये एक ऐसा एविडेंस है कि कंपनी जो है अपनी लीगल एग्जिस्टेंस के रूप में है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो कंपनी में कोई भी असेट्स को बेचने खरीदने के राइट्स उस कंपनी को मिल जाते हैं। वो किसी अदर पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ओके, या किसी के लिए वो क्लेम कर सकती है या कोई उसके ऊपर भी क्लेम कर सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? वॉट एवर मे बी डिफिशियंसी इन द फॉर्मेलिटीज वंस द सर्टिफिकेट इज इशूड, it is conclusive evidence that the company come to existence on the date mentioned on the certificate of incorporation। इसका मतलब क्या हुआ? whatever may be deficiency in the formalities, अगर फॉर्मेलिटीज़ में कोई डिफिशियंसी रह जाती है और सर्टिफिकेट का कंपनी का एग्जिस्टेंस का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस सर्टिफिकेट पर कंपनी अपनी रन करती रहेगी। अगर कोई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं है और इशू हो गया है तो ये बेनिफिट है कि आपकी कंपनी तो रन होती रहेगी, बट आरओसी आपको क्या कह देगी? आप उस डिफिशियंसी को कंप्लीट करें। आपका सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होगा, है ना? आप उस बेस पर आपको उसमें चेंजेस करने होंगे ओनली, और जो फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं आप उसको कंप्लीट करवा दीजिए। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है? The certificate of incorporation was issued on 24 अगस्त। ठीक है ना? इनकॉर्पोरेशन का सपोज हमें सर्टिफिकेट कब मिला? एक सपोज हमने कोई डेट ले ली है, कोई फिक्स डेट नहीं है, ऑन 24 अगस्त। वेयर एज द सर्टिफिकेट डेट वॉज रिटर्न 22 अगस्त। हमें कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन हमारे हाथ में कब आया था? 24 अगस्त को, जबकि सर्टिफिकेट पर डेट क्या है? 22 अगस्त। द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न ऑन 22 अगस्त। तो कंपनी का जो बॉन्ड माना जाएगा वो 22 अगस्त से ही माना जाएगा, 24 से नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आपका बोर्ड का रिजल्ट है, ठीक है, बोर्ड का रिजल्ट तो चलो जुलाई में ही आया, बट आपके हाथ में अगस्त में आ रहा है, बट तो रिजल्ट डिक्लेयर किस दिन माना जाएगा? जुलाई में ही माना जाएगा। जिस दिन आपके हाथ में आया है उस दिन नहीं माना जाता। ठीक है ना? उसी तरह से कंपनी का बॉन्ड भी कब माना जाएगा? 22 अगस्त को ही माना जाएगा। ओनली सो ऑल कैरिड ऑन द 23 अगस्त विल बी कंसिडर्ड लीगल, so all dealing carried on the 23rd August will be considered legal although the certificate was issued on the 24 अगस्त। अब इसका क्या मीनिंग है? हमारे पास तो सर्टिफिकेट कब आया था? 24 को। अब मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट 23 को किया, इट मीन्स मेरे पास सर्टिफिकेट तो आया ही नहीं था। उससे पहले ही मैंने 23 अगस्त को किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट पर जो डेट है वो कब की है? 22 अगस्त की है, इसलिए वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो जाएगी। ओके, लास्ट है, आफ्टर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट वॉज फाउंड दैट द पर्सन हैड फ्रॉड सिग्नेचर ऑन द MOA बट देन ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडरेशन वैलिड। अब क्या होता है कि कंपनी के रजिस्ट्रार को पता चलता है कि MOA पर जो भी साइन किए गए थे या जो पर्सन था वो कैसा था?
फॉर था, तब भी क्या होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। वो एक फिक्स डेट दे देता है कि आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर वेरीफाई करवाना है, इसको वापस रेटिफाई करो और वापस वेरीफाई कराओ। अगर वो उस पर्टिकुलर डेट में उसको रेटिफाई करके वेरीफाई करवा देता है तो कंपनी कंटिन्यू चलती है, उसका इनकॉर्पोरेशन कैंसिल नहीं होता। और बट अगर वो नहीं कराता है एक वैलिड टाइम के अंदर तो वो कंपनी इनवैलिड हो जाएगी, उसका इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। पर पर्टिकुलर एक निश्चित टाइम देती है आरओसी, उस टाइम के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको अगेन कंप्लीट करने को कहा जाता है। ओके।